4 एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे आपकी क्या रणनीति हो एक्सपायरी से पहले और एक फंडामेंटल व्यू भी देने के लिए आज हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब जुड़ने वाले हैं। प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और तकनीकी तौर पर बाजार कैसा खड़ा है, एक्सपायरी के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, सब पर भी बात होगी। ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल के साथ, s2analytics.com के सुदर्शन सुखानी देंगे साथ। आज मितेश ठक्कर को भी जोड़ेंगे कार्यक्रम में। प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा के साथ सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के तकनीकी और डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोता से बात करेंगे। रजत बोस और चंदन तापड़िया भी जुड़ेंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए ग्लोबल संकेत किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। जैसा कि हर्षदा भी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन और ट्रंप की मुलाकात जो वियतनाम में होने वाली है, और ध्यान रखिए ये एक साल में दूसरी बार मिल रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है और देखना होगा कि ये मुलाकात से क्या निकल कर आता है। लेकिन ओवरनाइट कोई बहुत दिक्कत वाली बात LOC से निकल कर नहीं आई है। हालांकि आज वहाँ पर कुछ स्कूल्स बंद हैं, लेकिन कोई बहुत अब तक रिटेलिएट नहीं किया है। बाजार कल यही समझने की कोशिश कर रहा था कि रिटेलिएशन होता है या नहीं होता है, और बाजार ने अब तक यही माना है कि जल्द में कोई ऐसी वैसी कार्रवाई नहीं होने वाली है पाकिस्तान द्वारा भारत पर। और इसीलिए देखिए कल भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसा कि हम अनुमान लगा भी रहे थे, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और आज ग्लोबल संकेतों में कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। एशियाई बाजार देखिए हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। 10,860 के आसपास हम खुलेंगे और कल की रिकवरी और आगे बढ़ने वाली है, ये SGX निफ्टी संकेत दे रहा है। नजर रहेगी कच्चे तेल पर हर्षदाप, और कच्चे तेल में जो ट्रंप साहब ने बयान दिया था उसका एक दिन असर देखने को मिला और वापस कच्चा तेल थोड़ा बढ़ना शुरू कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि ओपेक बैक ऑफ नहीं कर रहा है, वो लगातार प्रोडक्शन कट पर ही बात कर रहा है और उसी पर फोकस कर रहा है। साथ ही हेमंत, एक और चीज जो जेरोम पावेल ने बयान दिए हैं, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, उसका भी असर ग्लोबल मार्केट्स और खासतौर पर एशिया में छाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस समय अमेरिका की इकोनॉमी काफी चुस्त दुरुस्त दिखने को मिल रही है, थोड़े बहुत क्रॉस करंट्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं, लेकिन हर वो कोशिश की जाएगी फेडरल रिजर्व की ओर से ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट मिले और स्थिरता बरकरार रखे। तो वो एक पॉजिटिव है जिसके साथ हम उतरेंगे जरूर। और साथ ही साथ अगर आप एशियाई बाजारों की तस्वीर देखें, हैंगसेंग में रौनक देखने को मिली है, शांघाई का मार्केट लगभग 1% ऊपर, जापानीज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर, और SGX निफ्टी भी अब हम कह सकते हैं वी आर बैक टू स्क्वायर वन। कल जो होना था वो हो चुका भारत पाक की ओर से। हालांकि आज सुबह में कुछ अपडेट मैं सुन रही थी जनरल न्यूज चैनल्स पर और CNN न्यूज 18 पर कि कुछ LOC पर फायरिंग हुई है, वो रिपोर्ट्स आई हैं। 7:30 बजे के बीच में काफी कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद ये होता है, ये नॉर्मल है और शायद ये थोड़ी बहुत बैक एंड फोर्थ चलती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैनिक करना चाहिए। तो आज फिर फोकस आप ट्रेड पर रखेंगे और आई एम श्योर वीरेन बताएंगे कि जिस तरह का फोकस FIIs का रहा है कल की वॉलेटिलिटी के बावजूद तेजी की तरफ, वो एक बहुत बड़ा साइन है कॉन्फिडेंस का। जी देखिए, अगर आप मुझसे पूछे ना कि भाई कॉन्फिडेंस कहाँ है आपका, तो मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे नहीं है। स्टॉक्स पे बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है। आप देखिए FIIs की कल 1674 करोड़ की बाइंग थी और इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स 561 करोड़ की बाइंग, तो स्टॉक्स पे काफी कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरे संकेत को देखूं, जैसे कि आपने पूरे संकेत रखे, ग्लोबल न्यूट्रल, FIIs एक्सीलेंट क्योंकि कैश में उनके आंकड़े अच्छे हैं और इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स में उनके आंकड़े काफी अच्छे हैं। DIs के खराब आंकड़े हैं और टेक्निकल और न्यूट्रल जो FNO सेटअप है वो न्यूट्रल रखेंगे। क्यों बताऊंगा मैं आपको। देखिए कल का जरा चार्ट लेके आइए एक बार, और इनफैक्ट कल के प्राइस को आप समझिए क्या हुआ। कल का ओपनिंग और हाई, कल का क्लोजिंग और लो, ये एग्जैक्टली इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वाइल लोअर शेडो और वाइल अपर शेडो, यानी प्राइस नीचे भी टिकने को तैयार नहीं था और प्राइस ऊपर भी नहीं टिका बिकॉज ऑफ दैट इवेंट। लेकिन आज क्या करना है, जरा एक बार आप FIIs के आंकड़ों को लिखे आइए। FIIs के आंकड़े क्या कहते हैं? 1674 करोड़ रुपए की कैश बाइंग, दैट्स गुड, बहुत अच्छा आंकड़ा है ये। DIs की 720 करोड़ की बिकवाली, दैट मीन्स लगभग 959 करोड़ रुपए का बाजार में कैश नेट आया कल। ये अच्छी बात थी और उसने बाजार को संभाला, नीचे एक मदद करी। लेकिन FIIs ने 900 करोड़ रुपए की जो बिकवाली करी है उसका मतलब क्या है? आइए जरा आप इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़ों पर। इंडेक्स फ्यूचर्स 698 करोड़ रुपए की बिकवाली और यहां पर 5639 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट जुड़े हैं। तो FIIs इंडेक्स पे थोड़ा सा शॉर्ट करके गए और अपने लॉन्ग्स को अनवाइंड करके गए।
यानी निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे उतने वो श्योर नहीं थे, याद रखिए। इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने करीब करीब 571 करोड़ की बिकवाली करी और करीब 5200 पुट यहाँ पे उन्होंने बेची है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से 561 करोड़ रुपए की बाइंग हुई और हर्षदा यहाँ पे करीब 14,761 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग गए हैं वो। यानी कल कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे वो आज भी अच्छा कर सकते हैं, इस बात की श्योरिटी बहुत है। ओके, कुछ अच्छे स्टॉक फ्यूचर्स। लेकिन निफ्टी पे क्या? आइए जरा निफ्टी के जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। एक चीज मेरे को जो कल थोड़ी सी खराब कर रही थी और मायूस कर रही थी वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। एक तो ये 850 पे 374, 10,900 पे 226 और 10,950 की कॉल में 1 लाख शेयर का जुड़ना और इवन 11,000 की कॉल में काफी कॉल राइटिंग होना, वो ये इंडिकेट करता है, याद रखिएगा। एज पर दीज स्टैट्स जो आपकी स्क्रीन पर हैं ये कॉल्स के, 10,880 से लेकर 10,950, याद रखिए ये बाय का जोन नहीं होगा। 10,880 से लेकर 10,950 ये बाय का जोन नहीं होगा, ये आपको अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ऑफलोड करने का जोन होगा। इस जोन में आपको कोई बाइंग नहीं करनी है। अब आइए पुट्स पे। आई थिंक मैं इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाह रहा था कि कल बाजार ने एक सिग्नल ये दिया बॉस कि ठीक है मैं लोअर लेवल से पुल बैक देके आया, लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हूं कि अगले 2-3 दिन में क्या होगा। आप ये देखिए स्क्रीन पर हुआ क्या है। 10,800 की पुट का ओआई 8 लाख कम हो गया, 10,750 की पुट का ओआई 7.25 लाख कम हो गया, 10,700 की पुट का ओआई 10 लाख कम हो गया और सबसे नीचे जो 10,700 की पुट का ओआई 10 लाख कम हुआ, ये हमारी सीरीज का बेस था। उसका 10 लाख का पुट का ओआई लूज करना ये इंडिकेट करता है कि सीरीज का बेस थोड़ा सा हिला है कल। 10,700 वाले पुट में जो ओआई घटा है ना, वो एक अच्छा संकेत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा सचेत रहिए, स्टॉक फ्यूचर्स पे कैपिटलाइज करिए लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स पे ज्यादा मत कीजिए। यानी कि डर क्या ये है कि 10,700 के नीचे की भी खिड़की खुल गई है? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है ना, जब कोई कैश खरीदता है या फिर इंडेक्स में खरीदता है या फिर स्टॉक फ्यूचर खरीदता है, वो एग्जैक्टली उसकी एक सोच होती है। उसकी सोच यहाँ पर ये है बॉस कि ये जो इवेंट चल रहा है, आई मीन 2-3 जो खबरें आई, बड़ी खबरें आई, इसके चलते कुछ हो सकता है, इसीलिए वो पुट राइट करने में कंफर्टेबल लेता है। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 10,850 से ऊपर का इंडेक्स बाय के लिए नहीं है। नीचे डिप मिले डेफिनेटली बाय कीजिए, लेकिन उससे ऊपर का नहीं है, याद रखिए। ये पुट्स का ओआई घटना ये अच्छा संकेत नहीं होता कभी भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इस रेंज के ऊपर ऑफलोडिंग कीजिएगा, डिप मिले तो खरीदारी कीजिएगा। डिप के लिए 750-780 जोन बाय के लिए अच्छा है, इस रेंज को प्ले करना है। तो 10,900 पर एक्सपायरी होगी या नहीं? आई एम श्योर ट्रेडर्स यही समझना चाहेंगे। मुझे लगता है होगी। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि होगी। मेरे को नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, मेरे को लगता है कि डिवाइडेड व्यू अच्छा होता है। सौदे तभी होते हैं बाजार में जब बुल और बेयर हो, सेल हो और एक बाय हो। मेरे को लगता है कि ये एक्सपायरी आनी चाहिए करीब 820 के आसपास, 780 से 820 के आसपास। और अच्छा, बैंक निफ्टी का डेटा बता दीजिए जल्दी। बैंक निफ्टी में भी यही है एग्जैक्टली। अगर आप देखें हुआ यही कि थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस, मतलब कल क्या हुआ, 27,000 की कॉल, 27,100 की कॉल, 27,200 की कॉल में काफी राइटिंग हुई और नीचे 26,800, 26,900, 26,700 की पुट का ओआई लूज करना बहुत अच्छा संकेत नहीं था। तो मैं वही कहूंगा, देखिए अगर आप मुझे कहेंगे ना कि बैंक पे दाव लगाओ तो किस पे लगाओ, मैं फट से एक्सिस बैंक खरीद लूंगा। शानदार कैंडल, बढ़िया है, प्राइस बिहेवियर शानदार, और उसमें कल बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। देखिए साज को आज किया, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, ठीक है। लेकिन एक्सिस बैंक के अगर आप मुझे कहें कि आप निफ्टी बैंक में क्या करेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि 26,770 से लेकर 27,200 का जोन है, इस जोन को ट्रेड कीजिए। और याद रखिए ये ट्रेंडिंग बाजार नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो लेके बैठ के वो ऊपर कट ही जाएगा, नहीं, टर्बुलेंस रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, आपको रेंज को प्ले करना है। लेकिन जो चीज अच्छी है वो मैं बता दी, एक्सिस बैंक क्या स्मार्ट मूव था कल इसका और बेहतरीन कैंडल। ठीक बात है। तो बैंक्स में एक्सिस बैंक वीरू को डेटा पसंद आ रहा है, इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। और देखिए सेकंड हाफ बहुत ही शानदार था तमाम स्टॉक्स के लिए। ये लीजिए एसजीएक्स निफ्टी और मजबूत होता हुआ 40 पॉइंट ऊपर आज बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत होगी। और आप देखें इससे एक दिन कल के सत्र से पहले वाला दिन अगर आप देखें तो 350 पॉइंट के आसपास की तेजी हुई थी सेंसेक्स में। और कल केवल इतनी बड़ी खबर के बाद क्लोजिंग बेसिस पे 240 पॉइंट ही सेंसेक्स ने गंवाए और वो भी डेज लो से 250 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। चलिए कुछ खबर आ रही है। श्रीनगर जेएनके फंडिंग केस में एनआईए का सर्च ऑपरेशन, ये कल देर शाम हुआ था और आज भी इस खबर के ऊपर भी नज़र रहनी पड़ेगी। श्रीनगर के 60 ठिकानों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो किस तरह से फंडिंग हो रही है वहाँ पर, कुछ प्रॉपर्टीज़ में, ये सारी खबरें कल देर शाम आ रही थी, तो इनके ऊपर भी नज़र रहेगी। और आज तमाम नई खबरें भी अगर वहाँ से आएंगी तो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रकाश गाबा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाबा साहब ने कल भी देखिए क्या कहा था, पैनिक मत करिए, चिंता मत करिए, डरिए मत,
लोज में अगर आप खरीदारी करेंगे तो पैसा बनेगा, और देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ। गावा सर, गुड मॉर्निंग, क्या व्यू आज? वेल मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ खास व्यू नहीं है, साइडवेज व्यू होगा। एक बार ऊपर दौड़ा, बहुत अच्छी तरह दौड़ा था परसों के दिन, कल भी वही किया, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए अगर ब्रेकआउट चाहिए तो। वो मुझे लग नहीं रही है। साइडवेज मूव मिल सकता है। अगर अपर रीजन से मार्केट खुलता है तो मुझे लगता है थोड़ा कॉशन रहना चाहिए, शायद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर डबल टॉप बना है ऑन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम बेसिस। यस, अगर लोअर लेवल से मिलते हैं, डिप्स मिल जाते हैं, तो डिप्स के आसपास खरीदने का मौका रहेगा, क्योंकि मुझे साइडवेज मूव लगता है। मार्केट इसमें वीकनेस नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं है। स्ट्रेंथ लोअर लेवल्स पर है, इस लेवल पर नहीं। तो अगर 10,750 के करीब मिलता है 70, वहाँ पर एक अच्छी बाइंग आ सकती है मुझे लगता है। 10,750 के आसपास अगर मिलता है, कल 10,730 का लो था। आपको लगता है क्या 50 और 70 20 पॉइंट और बढ़ा लेते हैं? आपको लगता है कि इतना नीचे आएगा बाजार आज? आ सकता है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आ सकता है, लेकिन जैसे आप ऊपर साइडवेज रहा, थोड़ा स्लगिश माहौल रहेगा, लोअर लेवल आता है तो फिर एक बाइंग आ सकती है। चलिए, तो ये बिकवाली नहीं आएगी। अगर स्लगिशनेस मिलते हैं तो मेरे ख्याल से खरीदने का मौका। जहाँ पर आपने नजर डाली, दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही ऑन द लॉन्ग साइड, क्योंकि मेरा व्यू अब भी पॉजिटिव है। कहीं पर भी मुझे मार्केट में वीकनेस नजर नहीं आती, स्लगिशनेस हो सकता है। एक पहला स्टॉक है PVR, बहुत अच्छा मूव मिला है, अच्छा बेस बना हुआ है यहाँ पर, और कल एक संकेत भी दे दिया कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस कुछ 5-7 दिनों से है। तो PVR का टारगेट कुछ 1550 का है। मैंने स्टॉप किया है 1485, 1490 का स्टॉप लगाकर चलें तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। PVR में एक बाइंग बनती है। और दूसरा है, कल एक बहुत अच्छी तेज़ी नजर आई थी UPL में। UPL का जो बेसिक जो चार्ट स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही बढ़िया है। अप मूव मिला है, साइडवेज कंसोलिडेशन मिला है कोई 8-10-12 दिन का, उसके बाद एक फ्रेश अप मूव शुरू हुआ UPL में। इसका टेक्निकल टारगेट मुझे लगता है 870 का है, स्टॉप होगा 843, 844 जोन्स। UPL बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है जी, गजब की तेजी, पूरा बाजार में कमजोरी, लेकिन ये स्टॉक लगातार नए 52 वीक हाईज लगा रहा है। दिखाते हैं इंट्राडे चार्ट। कल भी देखिए कहाँ गिरावट थी इसमें, फ्लैट खुला और उसके बाद फिर देखिए अपने हाईज के आसपास कुछ तो हो रहा है स्टॉक। इनफैक्ट आपको याद होगा जो अरिस्टा वाली डील हुई थी, उसके बाद कई सारे ब्रोकरेजेस ने हेमंत यही कहा था कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और बाजार ने उतना फैक्टर इन नहीं किया था, क्योंकि इनिशियल आपको टाइम आप पता होगा कि जब वो डील अनाउंस हुई थी तब प्रेशर आया था, काफी करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन मुझे याद है कुछ दिन पहले वो CLSA की रिपोर्ट आई थी और इन्होंने काफी अग्रेसिव टारगेट्स दिए थे। आई डोंट रियली रिमेंबर द लेवल्स, लेकिन दिग्गज जो FI ब्रोकरेजेस है वो UPL खरीद रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी अब UPL में लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। उसी का फायदा आपको मिलेगा आगे आने वाले दिनों में भी। अगर आप 12 महीनों का चार्ट भी देखिए, स्टॉक देखिए, करीब करीब 18 से 20% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, और कल के सत्र में हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन इसने बटोरा है। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि शायद ये अगली सीरीज का भी एक स्टार परफॉर्मर निकले। बिल्कुल, लेट्स होप सो। हमारे साथ अब नीरज जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स दरअसल आज एक्शन में रह सकते हैं। नीरज बताइए। देखिए, पहला स्टॉक तो होगा, पहला क्या 3 का एक सेट है जो पहली खबर पे है, उसमें इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक है, जिसमें 2 बैंकों को PCA से बाहर निकाला गया और धनलक्ष्मी बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव नॉर्म से। एक ही बात है, तीनों को रियायत मिली है। पनासिया बायो पे नजर रखिएगा। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये करी है कि इनके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि 860 करोड़ रुपए के NCD से जुटाए जाएंगे और उससे पूरा कर्ज वन टाइम सेटलमेंट के जरिए उतारा जाएगा। साथ ही बोर्ड ने 128 करोड़ रुपए के वारंट भी जारी करने की बात करी है। मैक्स बूपा या मैक्स इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल पर नजर रखिएगा, क्योंकि इसमें मैक्स बूपा का 51% स्टेक जो इनका हेल्थ केयर बिजनेस है उसको बेच रहे हैं 510 करोड़ रुपए में। तो ये भी एक अच्छी खबर इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रहेगी। गुजरात बोरोसिल पे खास तौर पर नजर रखिएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, जो सोलर पैनल में ग्लास लगता है उसके लिए $114 पर टन के हिसाब से। तो गुजरात बोरोसिल और इसके साथ ही बोरोसिल ग्लास जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसको भी फायदा हो सकता है, दोनों पर नजर रखिएगा। GMR इंफ्रा, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट इनको मिल गया है आंध्र प्रदेश में जो नया बनेगा, और उसमें इनको फायदा हो सकता है क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और उस राज्य में अट्रैक्शन इसलिए ज़्यादा मिले क्योंकि अभी वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है उस तरीके से बड़ा कोई जो ग्रीनफील्ड बनेगा। सनोफी पर नजर रखिए, 66 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया है जो दिसंबर में साल अंत हो रहा है उसके लिए। तो ये स्टॉक भी रडार पर रहना चाहिए। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे, लेकिन फोकस ऑफ कोर्स बैंकों पर सबसे पहले रहेगा।
3 स्टॉक्स और उसमें इलाहाबाद और साथ ही साथ कॉर्पोरेशन, इसमें तो एक्शन बन ही गया है। जब वो रिकैपिटलाइजेशन की खबर आई थी स्टॉक्स भागे थे। इलाहाबाद बैंक ऑफ कोर्स आज एक और पॉजिटिव है कि वायदे बाजार के बैन लिस्ट से बाहर निकल चुका है हेमंत, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो आप अपनी 2020 की टीम में इशारा कर रहे थे कि जो है तो है, लेकिन आप थोड़ा सा अहेड ऑफ द कर्व रहिए। और सीएनबीसी आवाज लोगों को हमेशा वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा देता है। तो इन तीनों के साथ ही किन स्टॉक्स का आपने जिक्र किया? यूको एक है, और यूको, क्योंकि देखिए आईओबी और यूको अब अगले स्टॉक्स हो सकते हैं। और याद करिए हम पहले भी कहते थे ये सारे के सारे पीसीए वाले जो लिस्ट है ये आगे चलकर खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे करके सरकार इनमें पूंजी डालेगी, उसके बाद आरबीआई इनको दरअसल पीसीए से बाहर कर देगा। तो नीरज ने अपने ओपनर्स के तौर पर इन स्टॉक्स को चुना है और हम कह रहे हैं कि आईओबी और यूको क्योंकि ये आगे चलकर निकलेंगे तो इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। हालांकि क्वालिटी वाइज धनलक्ष्मी जितना कमजोर है उतना आईओबी भी कमजोर है, लेकिन देखिए धनलक्ष्मी दरअसल एक बहुत ही सरप्राइज कैंडिडेट था जिसको निकाल दिया गया। इसके ऊपर तो पहले तो किसी तरह के कई बड़े बड़े एक्शंस लेने की बात चलती थी, लेकिन देखिए अब क्योंकि निकल गया है तो फिर आज ये तो 10% के सर्किट पर खुलने के लिए तैयार होगा। इलाहाबाद बैंक और इसके अलावा आईओबी और यूको बैंक पर भी रखिएगा आज के सत्र में नजर, क्योंकि यहाँ पर भी एक्शन आज बन सकता है। लेकिन पीएसयू पॉकेट इससे बहुत खुश हो जाएगी, ये बात तो पक्की है। तो बैंक्स में पीएसयू बैंक्स पर भी आज ओवरऑल नजर रहेगी, ओवरऑल तेजी का मूव रहेगा। इस पर एक टेक चेक ले ही लेते हैं क्योंकि एक्शन आएगा। पहले हम बात कर रहे थे धनलक्ष्मी बैंक की, खुलते ही सर्किट पर जाएगा क्या प्रकाश? 10% का ही है, 10% का ही है, इसीलिए जा सकता है क्योंकि उसमें जो इतनी गिरावट देखी है हमने कुछ 5 हफ्ते से, उसके हिसाब से लगता है ज्यादा गिरावट है नहीं। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 14 है, कहाँ जाके रुकेगा क्या ना, लेकिन 16, 17, 18 ये जोन है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है धनलक्ष्मी बैंक। अच्छा, और इलाहाबाद और कॉर्पोरेशन, क्योंकि इसमें राना पहले देखने को मिला है, आप अगर चार्ट देखेंगे पिछले 2 हफ्तों का तो उसमें एक स्पाइक दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे करके करेक्शन आया। तो आज का मूव पॉसिबल है या फिर आप आईओबी यूको में ज्यादा ट्रैक्शन देखेंगे, वहां पर लोग बस बैठे हैं तेजी करने के लिए? इलाहाबाद बैंक का जो मूव है उसके हिसाब से लगता है कि सपोर्ट की तरफ लो लेवल्स पे आ रहा है। तो अराउंड 40 to 43 जोन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। इसका टारगेट ऑन द अपसाइड 48, 49 है। रही बात कॉर्पोरेशन बैंक की, यहाँ पर भी तेजी है। जो पिछले हफ्ते हमने जो तेजी देखी थी वो बरकरार हो सकती है। इसका टेक्निकल टारगेट 35 का हो सकता है। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में हरकत है, यस, लेकिन बाइंग की जगह ढूंढनी पड़ती है। ठीक बात है। और ये सारे टारगेट आपके बाजार खुलने के साथ साथ लगता है हासिल हो जाएंगे, ज़्यादातर काम गैप अप ही हो जाएगा। लेट्स सी, एक बार इन सारे के सारे बैंक्स को हम दोबारा से रिविजिट करेंगे जब प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो जाएंगे उसके बाद। लेकिन वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण बताइए, कौन से ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स हैं आपके पास? सीमेंट सेक्टर के ऊपर खास तौर पर व्यू हो तो दीजिए। देखिए, सीमेंट सेक्टर पे डॉयचे बैंक की रिपोर्ट है और खासकर जो साउथ इंडिया बेस्ड सीमेंट कंपनीज है उनके ऊपर ये काफ़ी बुलिश है। उनका कहना है कि साउथ इंडिया में हालात जो है वो सुधर रहे हैं और जो साउथ इंडिया बेस्ड सीमेंट कंपनीज है उनके मार्जिन्स में सुधार होगा। और सबसे ज़्यादा पसंद अगर इनको कोई आता है तो वो है रैमको सीमेंट। इनका कहना है कि कंपनी के कुल वॉल्यूम्स में से 70% साउथ इंडिया से आता है। इस कंपनी के वॉल्यूम्स में आगे जाके 11% साल दर साल बढ़ोतरी होगी, मार्जिन्स में सुधार होगा, इसके लिए काफ़ी पसंद आता है। प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, खरीदारी की सलाह है 630 से बढ़ा के 750 का प्राइस टारगेट इन्होंने कर दिया है। दूसरा स्टॉक जो साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी इनको पसंद आती है वो है एसीसी। इस कंपनी के कुल 20% वॉल्यूम साउथ इंडिया से आते हैं। इनका कहना है कि साल 2018 से 20 तक इस कंपनी के ईपीएस में साल दर साल 22% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है 1710 से बढ़ा के 1760 का कर दिया है। और तीसरा जो कंपनी इनको पसंद आती है वो है दालमिया भारत। यहाँ भी खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट बढ़ा गया है 1305 से बढ़ा के 1310 का कर दिया है। तो साउथ इंडियन बेस्ड जो सीमेंट कंपनीज है वहाँ सुधार होगा और ये 3 स्टॉक्स है जो इनको पसंद आ रहे हैं। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जिनमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। और डॉयचे बैंक ने टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन टारगेट्स कई दूसरे रिपोर्ट्स में भी बढ़े हैं। वरुण बताइए, आपकी नज़र में क्या आया, किस पर ध्यान दिया जाए? देखिए, टारगेट्स बढ़े भी हैं और टारगेट्स कटे भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो की। तो क्रेडिट स्विस ने यहाँ अपना प्राइस टारगेट काटा है, अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहे, प्राइस टारगेट 370 से काट के 320 का कर दिया गया है। इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी रैली आ गई, 52 वीक हाई के आसपास, 52 वीक हाई पे इनफैक्ट ये ट्रेड कर रहा है। और वो इस वजह से है क्योंकि स्ट्रीट मान के चल रहा है कि इस कंपनी के मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। आगे जाके करीब 80 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी स्ट्रीट ऑलरेडी फैक्टरिंग कर चुका है। लेकिन इनका कहना है कि हो सकता है कि कंपनी के मार्जिन आगे जाके वॉलेटाइल रहे,
इतनी अच्छी बढ़ोतरी शायद नहीं देखने मिले और इसके लिए प्राइस टारगेट काटे गए हैं। वैसे भी ये कह रहे हैं कि पूरे आईटी स्पेस में ये सबसे धीमी गति से बढ़ने वाला स्टॉक है, ग्रोथ सबसे कम रही है, इसके लिए प्राइस टारगेट काटे गए हैं। HSBC ने कोल इंडिया पे खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है, लेकिन प्राइस टारगेट काट दिए हैं, 360 से काट के 320 का कर दिया गया है। इनका कहना है कि आगे इस कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ पे नजर होगी। साथ ही साथ इनके जो एबिटा CAGR है उसको इन्होंने कहा है कि वो काफ़ी कम रह सकता है अगले 2-3 साल में, और इसके लिए प्राइस टारगेट काटा गया है। कजारिया सिरामिक्स HSBC खरीदारी की सलाह दे रहा है और प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं, 600 से बढ़ा के 630 का कर दिया है। इनका कहना है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उससे ये कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रही है। गैस की कीमतों के कमी के कारण इस कंपनी के मार्जिन जो है वो भी आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ काफ़ी बेहतर रहेगी, और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। TVS मोटर्स, डॉयशे बैंक ने यहाँ इस स्टॉक को होल्ड की रेटिंग दी है, अपग्रेड किया है, लेकिन प्राइस टारगेट देखिए 10 रुपये से काट दिया है, 465 से काट के 455 का कर दिया गया है। इनका कहना है कि जो EPS एस्टिमेट्स है वो कुछ कम रह सकते हैं आगे चल के, 3 से 5% वहाँ कटौती की गई है, इसके लिए प्राइस टारगेट काटे गए हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मैक्वेरी ने प्राइस टारगेट काटे हैं, 1170 से काट के 836 का कर दिया है। इनका कहना है कि NBFC में जो लिक्विडिटी की पोजीशन है, जो फंडिंग की सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक टाइट है और इसके लिए प्राइस टारगेट काटा गया है। सबसे आखिरी में सैनोफी इंडिया, इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे दिए। मोतीलाल ओसवाल को इस कंपनी के नतीजे अच्छे लगे, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 6,850 से बढ़ा के 7,000 रुपये का कर दिया है। ऑलराइट, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, एक एक करके इन रिपोर्ट्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात हुई सीमेंट कंपनियों की, और सीमेंट कंपनी में रैमको सीमेंट की। रैमको सीमेंट पे 630 से लक्ष्य बढ़ाकर 750 कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रिपोर्ट अगर कोई आई है तो फिर आज सीमेंट कंपनियों पर आई है, और उसमें रैमको सीमेंट पर आई है। रैमको सीमेंट के सब चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? कुछ होगी अच्छा लगता है मुझे, अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब देख तो बहुत ही अच्छा बेस बना है। लोअर लेवल्स पर 600 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाँ, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आपको कुछ 680 का बन सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा बन सकता है, और स्टॉप होगा करीब अराउंड 627 630 जोन से। इनफैक्ट एंटायर सीमेंट क्षेत्र में बहुत ही स्टॉक्स अच्छे हैं जहाँ पर अच्छे लगते हैं। मेरे को एक चीज़ याद है हेमंत, सोमवार के सेशन में क्लोजिंग के ट्रेड में रैमको में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, और वो एक बहुत ही तगड़ा तेजी का कॉल था, और कल जाते जाते भी लोग पोजीशंस अपनी जोड़ ही रहे थे। तो यहाँ पर कुछ बड़े एक्शन की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। प्रकाश तो कह रहे हैं कुछ होगा, यहाँ कुछ हो चुका है और कुछ होगा, वो तो डेफिनेट है। और दूसरी तरफ फिर हमने अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स देखे थे, और मुझे याद है राजेश सातपुते लगातार कह रहे थे कि सीमेंट पर ध्यान डालिए, ध्यान डालिए, ध्यान डालिए। तो आप बताइए गाबा साहब, इस रिपोर्ट में अब ACC का जिक्र किया गया है और दालमिया भारत का भी जिक्र किया गया है। दालमिया भारत स्पेशली क्योंकि साउथ इंडिया में एक्सपोजर काफी तगड़ा है। कुछ लेने लायक स्थिति बन रही है आपको? एक्चुअली मैंने आज आइडेंटिफाई किया था अंबुजा सीमेंट और ACC, और लेकिन मैंने शॉर्ट लिस्ट जो दे दिया आज UPL और PVR दिया है। ऐसा कैसे सर? बस अच्छे लगे थे काफी। तो ACC अंबुजा पे बताइए आपके क्या टारगेट्स हैं? अंबुजा मुझे अच्छा लगता है कि यस काफ़ी हद तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 210 के हैं, ऑन द अपसाइड टारगेट 217 से 220 के। रही बात ACC की, वेल ACC का चार्ट भी मुझे अच्छा ही लगता है, और मैं कहूँगा कि इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड करीब कह सकते हैं अराउंड 1420 के करीब जाना चाहिए। जो अच्छा सेटअप मिला था करीब 1370 के आसपास मिला था, तो 1370 का स्टॉप लगाकर चलें तो मुझे लगता है यस 1420 मिलेगा। 1420 कब तक हो सकता है? आज ही मिल जाए, ये नेवर नो। द एंटायर सीमेंट पैकेज 1420 आपको लग रहा है आज के आज ही हासिल हो जाएगा? सकता है बिल्कुल। अभी 1385 का है रेट चल रहा है, और 1375 का स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से जब मौका मिलता है तो अच्छा मिलता है। ये एंटायर सीमेंट क्षेत्र में कुछ तो हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन यस कुछ इंटरेस्टिंग तो पक रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए हो वही रहा है, हाउसिंग के ऊपर जो फोकस है सरकार का, GST में जो कट आए, और हम कई दिनों से कह रहे थे कि ये GST वाला जो कट है, घर मकान किसी भी चीज़ के बगैर बन सकते हैं, लेकिन सीमेंट का उपयोग तो 100% होना ही है। तो सीमेंट कंपनियों के लिए भी ये आउटलुक देखिए सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन विप्रो पर सरप्राइजिंगली जो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, डाउनग्रेड किया है, और वो भी क्रेडिट स्विस ने। लक्ष्य 370 से 320, क्या थकता हुआ नज़र आ रहा है ये स्टॉक? क्योंकि इसने वन वे तेजी दिखाई है। हालांकि इनका जो पहले भी लक्ष्य था 370 का, उसके तो ऊपर ही स्टॉक है। भैया इस रिपोर्ट को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें। 320 से 390 दौड़ा है, ये तो दौड़ने के बाद सांस लेता है, शायद ये सांस ले रहा है, वीकनेस तो नहीं लग आती है।
तो पॉसिबल अगर एक सांस लेता है तो शायद लोअर लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन विप्रो में करीब 380 के आसपास है। अगर वहां पर मौका मिलता है तो मुझे लगता है खरीदने का फिर एक मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर वीक नहीं है। हाँ भाई, तो बात शेयर तो बढ़िया है, लेकिन क्योंकि क्रेडिट स्विस ने रिपोर्ट दी है और कहते हैं क्रिटिक्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो और वो भी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, इसलिए हमने सोचा आपको ज़रूर बताएं। 370 से लक्ष्य घटाकर 320 किया है। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो जितनी भी अच्छी खबरें हैं वो दरअसल इस भाव में आ चुकी हैं। तो लेट्स सी आज ये स्टॉक का में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे और ये भी बताएंगे शॉर्ट कवरिंग के कौन से कैंडिडेट्स हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। प्रकाश दीवान भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आशीष चतुर्मोहता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो बताएंगे FNO का पूरा हाल। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।